चैप्टर 19 प्रोटेक्टिव कोवेनेंट्स कंटिन्यूड। जो ज़्यादातर इंडेंचर होते हैं उनमें ये प्रोहिबिट किया जाता है कि जो मेरा बॉन्ड इशू है उससे सीनियर कोई और बॉन्ड नहीं इशू होना चाहिए इसके बाद, लेकिन कई बार इशू करना भी पड़ जाता है। रीऑर्गेनाइजेशन प्लान एक एक्सेप्शन है, उसमें आप ये चीज़ नहीं मांग सकते। और फिर एक क्लॉज ये होता है, मान लो मेरा अनसिक्योर्ड डेट है तो मैं ये प्रोटेक्टिव कोवेनेंट मांगू कंपनी से कि इसके बाद कोई भी डेट इशू करोगे आप, चाहे वो सिक्योर्ड डेट हो, उसकी जो रैंकिंग है वो मेरे इक्वल हो सकती है लेकिन मेरे ज़्यादा नहीं होगी बिल्कुल भी। फिर एक प्रोटेक्टिव कोवेनेंट ये हो सकता है, जो मेरा सेम इशू है इसमें आप एडिशनल अमाउंट और नहीं रेज कर सकते, यही सेम सीनियोरिटी वाला इशू आप दोबारा नहीं रेज कर सकते। फिर एक प्रोटेक्टिव कोवेनेंट ये भी हो सकता है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज की रेशो 2 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज की रेशो 1.1 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर जो वर्किंग कैपिटल है वो 100% ऑफ बॉन्डेड डेट होनी चाहिए कम से कम, या फिर 150% ऑफ बॉन्डेड डेट होनी चाहिए कम से कम। तो ये सब प्रोटेक्टिव कोवेनेंट्स आप बॉन्ड इंडेंचर में सेट करा सकते हो। और अगर कंपनी कोई भी ये प्रोटेक्टिव कोवेनेंट वायलेट करे तो मतलब टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया, तो तुरंत कॉमन स्टॉक होल्डर्स की डिविडेंड पेमेंट्स रुक जानी चाहिए और वोटिंग कंट्रोल मिल जाना चाहिए बॉन्ड होल्डर्स को जिनके कोवेनेंट्स वायलेट हुए हैं। फिर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनीज की बात होती है कि उनमें कैसे प्रोटेक्टिव प्रोविजंस हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनीज को हमने पहले ही बात की थी जब हम बॉन्ड सिलेक्शन में चौथे प्रिंसिपल में क्राइटेरिया की बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी वैल्यू टू बॉन्डेड डेट कितना होना चाहिए, तब हमने कुछ एक्सेप्शंस ली थी तो उसमें भी आया था तब ये। तो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनीज क्या करती हैं, लोगों के पैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और बाकी सिक्योरिटीज में लगाती हैं। तो इनका एक पोर्टफोलियो होता है पूरा। तो ऑथर क्या बोलते हैं कि उस पोर्टफोलियो की वैल्यू कम से कम लोन अमाउंट से 25% ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि लोन अमाउंट की 1.25 टाइम्स होनी चाहिए उस पोर्टफोलियो की वैल्यू एट ऑल टाइम्स। अगर उससे कम होगी वो, तो कंपनी को जिसने बॉन्ड इशू किए हुए हैं या तो और पैसा रेज करना चाहिए या फिर अपनी सिक्योरिटीज बेच के थोड़ा बहुत हमारा डेट रिटायर करे, ताकि वो जो कंडीशन है दोबारा से रिस्टोर हो सके। और बॉन्ड होल्डर्स को ये स्ट्रिक्ट रूल बिल्कुल लगाना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि ये तो स्टॉक होल्डर्स का नुकसान हो जाएगा फिर, क्योंकि उनकी सिक्योरिटीज बेचनी पड़ रही हैं कोवेनेंट वायलेट होने पे। तो ऑथर बोलते हैं हम क्या करें, फिर शेयर होल्डर्स ने खुद ही तो एग्री किया ये वाली रिस्क लेने के लिए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम अपना देखेंगे वो अपना देख रहे हैं। फिर बात करते हैं सिंकिंग फंड्स की। तो सिंकिंग फंड्स भी एक तरह से प्रोटेक्टिव ही होते हैं। ये कुछ परसेंटेज ऑफ टोटल डेट हर साल रिटायर करते रहते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट तो होती रहेगी सबकी, लेकिन प्रिंसिपल पेमेंट भी कुछ की करके उन्हें रफा दफा कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा यह है कि आपका डेट आउटस्टैंडिंग कम हो गया फिर, जिसकी वजह से सेफ्टी बढ़ गई और जो बाकी डेट बच गया उसकी आसानी से रीपेमेंट हो जाएगी। कुछ केसेस में सिंकिंग फंड्स प्रोटेक्शन के लिए इंडिस्पेंसेबल होते हैं, मतलब बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मान लो किसी ऐसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किए हुए हैं जो कि वेस्टिंग एसेट में डील करती है, जैसे कि माइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो, अब जो खदानें होती हैं उनमें से आप सोना निकाल रहे हो, लोहा निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो, तो एक जगह पे एक पर्टिकुलर अमाउंट होगी उस धातु की, तो वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है जैसे जैसे कंपनी उसे निकालती जा रही है। तो जो आपका एसेट था वो जगह, उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, अब उसमें कम रह गया ना जो धातु है वो। तो ऐसी जगह पे डेट रिटायरमेंट कॉन्टिन्यूसली होती रहनी चाहिए, कम से कम उतनी तो होनी चाहिए जितनी एनुअल डिप्लीशन हो रही है उस एसेट की। वेस्टिंग एसेट वो एसेट होता है जिसकी यूज करने के बाद कोई वैल्यू नहीं रहती। फिर ऑथर एक एग्जांपल देते हैं बोट कंपनी का, जिसके 2 लियन थे, एक सीनियर एक जूनियर, और जो उसकी बोट थी वो भी वेस्टिंग एसेट था, कॉन्टिन्यूस लॉस होता रहता था उसकी वैल्यू में। तो जो फर्स्ट लियन था उसमें तो ये प्रोविजन था, सिंकिंग फंड अरेंजमेंट थी, लेकिन जो सेकंड लियन था उसमें सिंकिंग फंड अरेंजमेंट नहीं थी। तो कंपनी ने बहुत बढ़िया अर्निंग्स जनरेट की और फर्स्ट लियन को धीरे धीरे करके रिटायर कर दिया कम्प्लीटली। और कंपनी की अर्निंग्स बहुत बढ़िया थी, वो सेकंड लियन को भी रिटायर कर सकते थे, लेकिन उसमें कोई सिंकिंग फंड प्रोविजन नहीं था। तो उन्होंने वो पैसे जो बच गए थे स्टॉक होल्डर्स को बांट दिए एज अ डिविडेंड। तो जब सेकंड लियन की फाइनल पेमेंट की बारी आई, प्रिंसिपल पेमेंट की मैच्योरिटी पे, तब वो डिफॉल्ट कर गई। तो ऐसे केसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रोटेक्शन ऑफ बॉन्ड सिंकिंग फंड अरेंजमेंट के थ्रू। ऑथर बोलते हैं सिंकिंग फंड अरेंजमेंट डिजायरेबल हो सकती है और सिर्फ कुछ केसेस में असेंशियल भी हो सकती है, लेकिन हमेशा असेंशियल नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, अगर कंपनी ने सिंकिंग फंड पेमेंट नहीं की तो क्या कंपनी डिफॉल्ट हो जाएगी? हाँ, इसे मतलब डिफॉल्ट ही माना जाता है। तो 2 ऑप्शन है बॉन्ड होल्डर्स के पास, एक तो वही रिसीवरशिप बैंकरप्सी वाला, दूसरा है अपना
कि जो उनकी सिंकिंग फंड पेमेंट्स होनी थी उनको एक्यूमुलेट होने दे, पोस्टपोन कर दे सिंकिंग फंड पेमेंट्स फिलहाल के लिए, कुछ सालों के लिए, लेकिन वोटिंग कंट्रोल ले लें कंपनी का खुद। तो इन 2 चैप्टर से यही कंक्लूजन निकलती है कि जो प्रोटेक्टिव कोवेनेंट्स होते हैं वो सेफ्टी को गारंटी नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन वो ऐड जरूर करते हैं सेफ्टी आपके जो बॉन्ड इशू है उसमें, और आपको वो जरूर मांगने चाहिए बॉन्ड इशूअर से। और जो आपकी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है उसका सक्सेस डिपेंड करेगा कंपनी के सक्सेस पे। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इंडेंचर की वो सेकेंडरी चीज़ है, वो भी है डिजायरेबल और आपको इंसिस्ट करना चाहिए उन चीज़ों पे, लेकिन जो अल्टीमेट सक्सेस है वो एंटरप्राइज पे ही डिपेंड करेगा। और फिर सवाल ये आएगा कि जो सीनियर सिक्योरिटीज सक्सेसफुल हुई थी डिप्रेशन के टाइम पे भी, उनमें तो कोई प्रोटेक्टिव कोवेनेंट्स नहीं थे, उनके तो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोविजंस थे। तो ऑथर बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि जो इशू सक्सेसफुल हुए थे वो बहुत पुराने इशू थे, उन टाइम्स में प्रोटेक्टिव कोवेनेंट्स कोई नहीं दिया करता था और ना ही लोग इस चीज़ पे इतना ध्यान दिया करते थे। लेकिन आज की डेट में आपको ये चीज़ें मांगनी चाहिए कंपनी से। इस चैप्टर में इतना ही, धन्यवाद।